कभी सोचा है कि लाइफ के सबसे बड़े एग्जाम्स कौन से होते हैं? बोर्ड्स, एंट्रेंस टेस्ट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या वो मोमेंट जो बिना वार्निंग के आ जाते हैं? जब पहली बार फेल होते हो, जब बोलना चाहते हो पर बोल नहीं पाते, जब लाइफ तुम्हें एक ऐसे डिसीजन के सामने खड़ा करती है जहां कोई सिलेबस नहीं होता। हमें मार्क्स के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं पर लाइफ के लिए नहीं। और सच ये है कि असली एग्जाम तब होता है जब कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो, तुम्हारी चॉइसेस होती हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस। लाइफ्स बिगेस्ट एग्जाम डोंट कम विद अ क्वेश्चन पेपर, बट दे डिसाइड एवरीथिंग। Hello, sir, and welcome to our podcast. Before we start with our podcast, it is very important for our audience and for me to understand the topic. Sir, what exactly is life-changing exams? चलिए, बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, ये मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके हिसाब से लाइफ चेंजिंग एग्जाम्स क्या होते हैं? 10th, 12th, graduation, MBA probably? और एनी अदर Or कॉम्पिटिटिव any other competitive, yeah. ये एग्जाम्स कहाँ से आए हैं? मतलब हम ही ने बनाए हैं, Yes. समाज ने बनाए हैं, Yes. करेक्ट? और कितनी आसानी से हमने अपने आप को इस धारा में डाल दिया कि जीवन परिवर्तन के लिए यही है। 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, और तभी आप जीवन में एक सफलता की कुंजी हासिल कर पाएंगे। Correct. क्या वास्तविकता में ऐसी जिंदगी है जो इन पर निर्भर करती है? Actually, no. तो अगर आप मोटे मोटे तौर पे आज के समाज को आप देखें तो जो लोग भी 35-40 की उम्र के आसपास हैं, वो अपनी ज़िंदगी के एक बड़े द्वंद्व से गुजर रहे हैं। वो नहीं कर पाए जो करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं उसमें मन नहीं लग रहा। जैसा जीवन वो जी रहे हैं वो जीना नहीं चाहते थे, जैसा जीना चाह रहे थे वो दूर हो चुका है। और जब उनके सामने लाइफ के चैलेंजेस आ रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ही वो ये फेस कर रहे हैं कि उससे डील कैसे किया जाए। आपको पता है, दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है ह्यूमन इमोशंस को मैनेज करना, ह्यूमन रिलेशंस को मैनेज करना। सो अकॉर्डिंग टू मी, द लाइफ चेंजिंग एग्जाम्स आर नॉट दीज एग्जाम्स। ये आपको सोशली एम्पावर कर सकता है, ये आपको एम्प्लॉयबल कर सकता है, ये आपको समाज में एक प्रतिष्ठित जगह पर पहुंचा सकता है, बेहतर कमाई का साधन बन सकता है। लेकिन निजी जीवन में जो संघर्षों को आप देखते हैं, जो फैसले आपको लेने होते हैं, दो चीज़ों के बीच में चुनाव करना होता है, सही गलत में फ़र्क करना होता है, ये सब आपको एग्ज़ाम नहीं सिखाता, ये आपको जीवन सिखाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, जिस बच्चे ने भी अपने जीवन में संघर्ष को नज़दीक से देखा है, देखिए, रोटी की कीमत वो समझता है जो भूखा है। जो कभी भूखा नहीं रहा ना, उसे पता ही नहीं कि भरपेट लगता कैसा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर आदमी को जीवन में इन संघर्षों से गुजरना चाहिए, पर जो सवाल आपका है उसका जवाब यही है कि अकॉर्डिंग टू मी दीज आर नॉट लाइफ चेंजिंग एग्जाम्स। ये आपके सोशल डायनामिक्स को बदलने के लिए होते हैं, लेकिन जीवन चलाने के लिए जो आपको चाहिए वो है रियल लाइफ चैलेंजेस, जिनके साथ आप मुखातिब होते हैं, उसका आप सोल्यूशन निकालते हैं। मगर सर, अभी हमने बात करी कि ये हमने ही बनाया, एग्जाम्स का पूरा जो कल्चर है वो बनाया हमने, मगर क्यों? मतलब वो आया कहाँ से? अगर लाइफ स्किल्स इतना ही इम्पोर्टेंट है जो हम सब जानते हैं, तो ये एग्जाम्स का डर्रा आया कहाँ से? किसी भी चीज़ की तैयारी अगर आप करते हैं, आप एक ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हैं बिफोर गेटिंग अ लाइसेंस, तो वो टेस्ट आपको लिखना पड़ता है। Correct. फिर एक ड्राइविंग टेस्ट होता है, इसके बाद आप ये तय होता है कि अब आप समाज में गाड़ी उतारने के लिए ठीक हैं, क्योंकि आपकी वजह से कोई दुर्घटना ना हो। तो जब ये सिस्टम बनाया गया तो ये तय किया गया कि आप मानसिक रूप से इतने विकसित रहें कि जब आपको मुख्य धारा में डाला जाए तो समाज के लिए आप कम से कम हानि का कारण ना बने, आप सही चीज समझ पाए कि हाँ यार, ये रैशनल है, ये इरैशनल है, ये किसी का हित है, ये किसी का अहित है। शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम बना। पहले जो शिक्षा हुआ करती थी वो धर्म की, शास्त्र की, शस्त्र की, इन सब की होती थी, और उसमें भी एग्जाम होते थे। द्रोणाचार्य एग्जाम लेते थे, ये लगाइए निशाना, क्या चिड़िया की आंख दिख रही है, ये टेस्ट है। उससे पहले आपने हजारों बार बाण चलाए होंगे, लेकिन वो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद अब द्रोणाचार्य बोलेंगे आपको कि अब आप धनुर्धर बन चुके हैं। करेक्ट। लेकिन उस कला को सीखने के पीछे आपने धर्म भी सीखा, आपने शास्त्र भी सीखा, आपने शस्त्र भी सीखा, आपने सब सीखा। अब आप ये कुछ नहीं सीखते हैं, अब आप रट रहे हैं, लिख रहे हैं, और सम्मान में आपकी प्रतिष्ठा इससे बढ़ रही है कि हमारा बच्चा
10 CGPA ले आया, 98% नंबर ले आया, और इसका हमने ढोल बजा दिया। ढोल मत बजाइए, आपको भी पता है, आपको भी पता है जब आप 45 साल की उम्र के हैं और आपका बच्चा 10वीं या 12वीं लिख रहा है, तो आपके अंदर इतना तो विवेक बन चुका होता है कि आज से ये तय नहीं होता कि तुम जीवन में कहाँ पहुंचोगे। तो एग्जाम्स आपको मुख्य धारा में लाने के लिए बनाए गए कि अब आपको ये सुनिश्चित किया गया कि आप एक शिक्षित इंसान हैं और आप एक शिक्षित समाज का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। ये पर्पस है। जीवन बदलने के लिए एग्जाम्स नहीं होते। तो एग्जाम्स इज नॉट इक्वल टू लाइफ स्किल्स। क्या होती हैं लाइफ स्किल्स? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ इसके कोर एलिमेंट, सर लाइफ स्किल के कोर एलिमेंट है क्या? अच्छा चलिए आप सब छोड़ दीजिए, जब आप किसी भी परिस्थिति में होते हैं तो आप ये सोचते हैं क्या कि मैं 10th और 12th का टॉपर था, ये परिस्थिति तो मैं संभाल लेता हूँ? नहीं सोचते ना। तो अगर आपको रात में 1 बजे आपका दोस्त फोन करे तो या तो आप फोन उठाएंगे या आप नहीं उठाएंगे। अगर आप संवेदनशील हैं और आप वाकई में ये समझते हैं कि दोस्ती क्या होती है तो आप फोन उठाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि इतने देर रात में अगर कोई फोन कर रहा है तो वो इमरजेंसी ही होगी। इसके लिए मेरा दिमाग ये नहीं चलेगा कि मैं टॉपर हूँ कि मैं परफॉर्मर हूँ, कि कल सुबह मेरा कितना इंपॉर्टेंट काम है। करेक्ट? या मेरे घर में अगर कोई परिस्थिति हो गई है तो मुझे इस शहर में रहना है या अपने घर वापस जाना है, ये चुनाव है। कोविड में आप बंबई में हैं और अब लॉकडाउन लग चुका है, अब आपका ये विवेक है कि आप यहाँ पे रेंट पे रहना चाहते हैं या सामान पैक करके अपने घर जाना चाहते हैं। इसमें कहीं पर भी शिक्षा डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करती। तो कई बार लोग पूछते हैं कि मैं A+B² का फॉर्मूला क्यों पढूं, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है? तो आप उसको गलत जगह जोड़ रहे हैं। पढ़ने के दौरान, चलिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कोई भी एग्जाम आप लिखिए, स्पेशली अगर मैं कैट एग्जाम की बात करूँ, आपको कैट एग्जाम में सारे सवाल अटेम्प्ट नहीं करने होते। वो एक रिलेटिव परफॉर्मेंस पे पेपर चलता है। वहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितने सवाल बनाए, वहाँ ये इंपॉर्टेंट है कितने डिफिकल्ट सवाल आपने पहचाने और छोड़ दिए। करेक्ट। तो पहला प्रिंसिपल ही कैट एग्जाम का डिसीजन मेकिंग पर है, ना कि आपकी मैथमेटिक्स पर, एप्टीट्यूड पर, इंग्लिश पे। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द कैट एग्जामिनेशन इज द डिसीजन मेकिंग, कि उतने घंटे में आप क्या सवाल को समझ पा रहे हो कि ये अभी नहीं करना चाहिए। उसी तरह से जो सिचुएशन आप जिंदगी में फेस करते हैं वो डिपेंड करती है डिसीजन मेकिंग पर, सिचुएशन हैंडलिंग पर। हम जब जीवन चलाने की बात कर रहे हैं, यहाँ डिसीजन मेकिंग आती है, चॉइसेस आती है, हसलिंग आती है। इन सब में 2 पॉइंटर्स मेरे दिमाग में घूम रहा है, वो है क्वेश्चन ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्वेश्चन ऑफ इमोशन। डिसीजन मेकिंग में ये दोनों कहाँ आती है? सबसे पहले किसी भी इंसान को अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी इंसान सिर्फ 2 ही चीज़ों से बना होता है, IQ और EQ, इंटेलेक्चुअल क्वोशिएंट एंड इमोशनल क्वोशिएंट। इन दोनों से मिलकर आप बनाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी बच्चे का IQ अपने पीक पर होता है उसके 20s में। करेक्ट। पीक पर होता है। और EQ, और वो पीक पर जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद वो पीक पे नहीं होगा। उसके बाद या तो वो स्टेबल हो जाता है या वो नीचे आ जाता है। मुख्यतः स्टेबल रहता है अगर आपने पीक हिट किया है। IQ की बात कर रहा हूँ। लेकिन EQ उम्र के साथ डेवलप होता है, ऑब्जर्वेशन के साथ डेवलप होता है। इसको ऐसा समझिए आप कि IQ जो है वो गाड़ी का इंजन है। तो ये बताएगा हॉर्स पावर कितना है, RPM कितना है, इस ढलान पे कितनी स्पीड है, कहाँ किस टेरेन में चल सकती है, कितने डिग्री पे टर्न लेना है, ये सब आपका IQ है। लेकिन EQ क्या है? कितना संभल के चलाना है, हम किधर जा रहे हैं, कहाँ से लेफ्ट लेना है, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए तो क्या करना है, ये EQ है। तो जब IQ और EQ की आप बात करते हैं, जब ये बैलेंस होता है तब आप लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करते हैं। जब सिर्फ IQ हाई होता है तो आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, एक अच्छे पद पे पहुंच सकते हैं। इसलिए आप कभी भी नोटिस करिए, बहुत सारे उच्च पदों पर बैठे हुए लोग बहुत इनसेंसिटिव बिहेवियर के साथ आगे दिखते हैं, क्योंकि EQ खत्म हो चुका होता है। क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं कि वो गंदे लोग हैं, पर उस पर फोकस ही नहीं किया। तो अक्सर आप देखोगे यार, हमको गरीबी दिख रही है, हमको परेशानी दिख रही है, हमको यहाँ पे असॉल्ट दिख रहा है। कैसे ऐसे हो जाता है कि एक्टिवा पे लोग आते हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं, इतनी हिम्मत कैसे हो गई है? तो आप ये जब देखते हो तो आपको गुस्सा आता है कि पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही है। वो भी करती है, पर कई जगह पे आप देखते हैं कि वो EQ नहीं डेवलप होता है कि समाज को बैलेंस रखने के लिए क्या करना है। और जहाँ वो बैलेंस होता है फिर आप देखते भी पुलिस का एक्शन क्या होता है। तो डिसीजन मेकिंग इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ EQ।
क्योंकि IQ जो है ना वो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि एग्जाम में नंबर लाने के लिए सबसे पहले 6 नंबर का सवाल करो, ये डिसीजन मेकिंग सिर्फ वहां चल रही है। लेकिन रियल लाइफ में EQ के बदौलत ही सारे फैसले लिए जाते हैं। Okay. Would it be fair to say that human face two types of exam? One designed by society and other by life itself. एब्सोल्युटली। देखिए ये तो इट गोज विदाउट सेइंग कि आपको वो सारे काम करने हैं जो मुख्य धारा में होने चाहिए, पर एट द सेम टाइम आप फेस करना चाहें ना करना चाहें, लाइफ आपको चैलेंजेस भर भर के देगी। देखिए आशा भोसले जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर आप इंसानी रूप में पैदा हो गए तो सुख और शांति की उम्मीद ना रखें, संघर्ष लगातार जारी रहेगा। तो जो संघर्ष की हम बात बोल देते हैं ना, दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। यू नो, लाइफ इज शेयरिंग इट विद यू दैट ओके बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। कई बार आपको लगेगा कि सब कंट्रोल चल रहा है, मैं पैसा भी कमा रहा हूँ, घर भी बना लिया, गाड़ी भी है, शादी भी हो गई, बच्चा हो गया, सब बढ़िया जा रहा है, और सडनली आपको एक अनसीन चैलेंज आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और आप बोलेंगे यार अब इसका क्या करना है। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, इसके लिए आपको वायर्ड होना पड़ता है। तो जो हसलर होता है ना उसको फर्क नहीं पड़ता, वो डील कर लेता है। तो उम्मीद करता हूँ कि लोग अपने बच्चों को हसलर बनाएं, ना कि ग्रेड्स के दम पे ढोल बजाएं, उससे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है लॉन्ग टर्म में। हम ग्रेड्स की बात कर रहे हैं, हमने अभी स्किल्स की बात की, हमने डिसीजंस की बात की, हमने EQ IQ की बात की, फिर एग्जाम स्टैंड कहाँ करता है? फिर ये लाइफ चेंजिंग एग्जाम्स तो है हुआ नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जितने भी एकेडमिक ड्रिवन एग्जाम्स हैं दे आर गोइंग टू सोशली इम्पैक्ट यू इन द लॉन्ग रन, और कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो टॉपर हैं दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, एवरेज विल लीड एवरेज लाइफ और पुअर का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो आपको मुख्य धारा में लाने के लिए बनाए गए हैं। अगर किसी कंपनी का एलिजिबिलिटी MBA है तो आपको MBA करना पड़ेगा। तो सारा खेल एलिजिबिलिटी का हो गया है। अगर एलिजिबिलिटी आप हटा दीजिए तो आदमी उतना ही सक्षम है वो काम करने के लिए जितना वो डिग्री के बाद है। आप ह्यूमन ब्रेन को बहुत कम आंक रहे हैं, वो इतना हल्का भी नहीं होता। जितना फेलियर एक बच्चा देखने के बाद भी खड़ा रहता है, आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि उसका IQ और EQ किस लेवल पर बैलेंस होगा। करेक्ट। जो बच्चा सुसाइड कर लेता है वो उसका EQ कितना हाई होगा कि वो मैनेज ही नहीं कर पाया। करेक्ट, क्योंकि हमने उसके IQ को इतना प्रेशर डाला और जो उसके अंदर था नहीं, और जितना था उससे ज़्यादा की हमें उम्मीद थी। सो सोसाइटी जो आपको एग्ज़ाम बना के दे रही है वो आपको मुख्य धारा में लाने के लिए दे रही है, और जो लाइफ आपको सिचुएशंस दे रही है वो आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए दे रही है। एग्ज़ाम से आप बेहतर इंसान नहीं बनते, एग्ज़ाम से आप सोशल स्टेटस में बेहतर हो सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ चैलेंजेस आपको हमेशा बेहतर इंसान बनाते हैं। अगर किसी भी परिस्थिति में आपको लगता है कि बातचीत के द्वारा समाधान निकाला जा सकता है तो आप जिंदगी में कभी लाठी नहीं उठाएंगे। तो what are the things that basically comes out from the academic exams for the life, not for the result? रैशनल थिंकिंग। Okay. जब आप मैथ्स, फिजिक्स, हिंदी, हिस्ट्री सब पढ़ते हैं आप, तो सबसे पहली एक चीज़ डेवलप होती है वो होती है रैशनल थिंकिंग। फिर होती है लॉजिकल एबिलिटी, फिर होती है रीजनिंग स्किल्स। ये चीज़ें एकेडमिक्स के थ्रू पैदा होती हैं। ऐसा नहीं कि इसके बिना शिक्षा के नहीं होती हैं, पर वो केस परसेंटेज बहुत कम होता है। पर एजुकेशन ऑलवेज एम्पावर यू टू बिकम मोर रैशनल, लॉजिकल एंड डेवलप द एबिलिटी ऑफ रीजनिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी चीज़ जो शिक्षा आपके अंदर पैदा करती है वो होती है एबिलिटी टू क्वेश्चन। व्हेन आई से एबिलिटी टू क्वेश्चन, संवेदनशील होकर सवाल पूछने की क्षमता आपके अंदर पैदा होती है। सवाल तो एक आदमी गुंडागर्दी के दम पर भी पूछ रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कॉलर पकड़ लिया, नहीं। एक शिक्षा के दम पर होता है कि अच्छा आप पूछ रहे हैं कि अच्छा ये कैसे हुआ, अच्छा फिर ये कैसे करेंगे, अच्छा ये कैसे करते हैं, ये सब सवाल हैं। अच्छा मैं ऐसा क्यों करूं, आपने मुझे एक काम दिया है पर ये काम तो मुझे आता नहीं, तो ये मैं कैसे करूंगा। बॉस ने आपको बुलाया, बोला कि भाई अनुराग ये काम करना है, मैंने बोला सर ये तो मुझे आता ही नहीं है। तो बॉस आपको बॉस का इंटेंट समझ में आ रहा है कि वो आपको कॉर्नर करना चाह रहा है, तो वो आपको बोल रहा है करना तो पड़ेगा, तो आप बोल रहे हैं सर बिल्कुल सही बात है करना पड़ेगा, पर जब आता नहीं तो करूँगा कैसे। तो जब आप पढ़ते हैं ना, लगातार आप पढ़ते रहते हैं, उससे नई नई दिशा खुलती हैं, ठीक है। तो एजुकेशन ऑलवेज हेल्प यू टू फाइंड न्यू पाथ फॉर योर सेल्फ। दूसरा, एजुकेशन आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करती है जहाँ पर आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है।
तो अगर आप 5 चीज़ें पढ़ रहे हैं तब आपको समझ में आता है कि अच्छा आई एंजॉय हिंदी, ओके, मुझे इंग्लिश में मज़ा आ रहा है या मुझे इंग्लिश लिटरेचर में मज़ा आ रहा है। करेक्ट। सो एजुकेशन का पावर ये है कि वो आपको नए नए आयाम दिखाती रहेगी व्हेन वी टॉक अबाउट द एकेडमिक exam. But can we also say that academic exams are technically only the eligibility criteria of anything? ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बोल सकते, ये तो आपने 3 इडियट्स का डायलॉग बोल दिया कि 10वीं में नंबर नहीं अच्छा आएंगे तो 12वीं में साइंस नहीं मिलेगी, 12वीं में नहीं नंबर अच्छे आएंगे तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा। ये एक फिल्मी लाइन है, पर अगर आप इसे मोटे तौर पे देखें तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमने इसको बहुत गंदा कर दिया है, हमने इसको एकदम बाइनरी कर दिया है, या तो पास या फेल, बात खत्म हो गई, बीच में छोड़ो। कोई बोले ना मैं इसमें सीख रहा हूँ, मीडियोक्रेसी का कुछ सीखने का वर्ड मत बोलिए आप। अच्छा, आइदर यू एक्सेल और यू डोंट नो, या तो आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। फेल हो रहे हैं तो हटा दीजिए, पास हो रहे हैं तो उसमें 10 कैटेगरी हैं, टॉपर हैं कि सेकंड नंबर पे हैं कि एवरेज हैं कि बिलो एवरेज हैं कि पुअर हैं, तो हमने कैटेगरीज बना दी। करेक्ट। तो एग्जाम का पर्पस ये था ही नहीं, एग्जाम का प्राइमरी पर्पस था लर्निंग, एक्सप्लोरिंग एंड आइडेंटिफाइंग। सीखिए, समझिए और चुनिए। वो तो है ही नहीं भाई। बाय टाइम वो तो मैं बहुत ही ज्यादा स्तब्ध रहता हूँ सोसाइटी में जब मैं लोगों को देखता हूँ कि 10वीं के नंबर पे मिठाई खिला रहे हैं और खुद वो अपना आधा जीवन जी चुके हैं और ये वो खुद मानते हैं कि 10वीं में ये तय नहीं होता। देखिए, बच्चे का मनोबल बढ़ाने के 100 तरीके हैं। उसके दिमाग में ये मत वहम बैठाइए कि उसने बहुत बड़ा तीर चला दिया, क्योंकि उस जैसे 50 लोग उसको मिलेंगे जब वो समाज में उतरेगा, और तब उसको रियलाइज होगा ये 50 में से 49 मुझसे बेहतर है। करेक्ट। तब वो उस चीज को डील नहीं कर पाएगा। तो आप इसको हिंदुस्तान में तमाशा बना दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको आपको बहुत रैशनली समझना पड़ेगा। इसको सेलिब्रेट करके आप सिर्फ बच्चे का नुकसान कर रहे हैं। बच्चा कभी उन लोगों से नहीं जुड़ पाएगा जो कमजोर है। और जब आप शादी कर रहे होते हैं तो आपको ये पता ही नहीं होता, उसका IQ की तो बात ही नहीं होती, ये तो टॉपिक ही नहीं होता, ये तो डिस्कशन ही नहीं है, इतना अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ही नहीं है। करेक्ट। अब आप मुझे बात बताइए, जिस समाज में आप एक इंसान अपने लिए नहीं चुन पा रहे हो, आपके अंदर एक इंसान पहचानने की क्षमता नहीं है, उस देश में मैट्रिमोनियल वेबसाइट चल रही है ना धड़ल्ले से। मैट्रिमोनियल, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट टू दीस थिंग, बट आई एम जस्ट आस्किंग कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन इफ यू फेल टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन। मतलब आप इसको बिल्कुल कॉमन सेंस पे लगा देखिए। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान अपने लिए एक इंसान नहीं पहचान पा रहा, मैं लव मैरिज या अरेंज मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ, पर इतनी क्षमता तो डेवलप होनी चाहिए। अगर ग्रेड्स, एकेडमिक्स इतना इंपॉर्टेंट है तो समाज में इतनी अस्थिरता क्यों है? करेक्ट। इसलिए अस्थिरता है क्योंकि सारा फोकस सिर्फ नंबर पे है, और नंबर से इंसान नहीं बनता। अगर हम नंबर्स को हटा दें, हम एग्जाम्स को हटा दें और हम कोर लाइफ चेंजिंग एग्जाम की बात करें, तो एक बंदा क्या स्किल्स डेवलप कर सकता है अगर सही तरीके से लाइफ चेंजिंग एग्जाम्स के थ्रू वो गया? अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल बनना है, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे, अगेन सक्सेस का पैरामीटर पैसे से मत जोड़िए। हैप्पीनेस, पीस आपने अचीव किया, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भूखा रहिए, आप भूखे रहिए और खुश रहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जीवन में इतना कर लिया है कि जीवन यापन की समस्या नहीं है। ये मैं एक लाइन सेट करके बात कर रहा हूँ। आपने बोला कि वो लाइफ स्किल्स लाइफ चेंजिंग एग्जाम्स के थ्रू कैसे डेवलप की जाए। लड़का हो चाहे लड़की हो, आप हमारे देश में बहुत कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करिएगा। बहुत समय तक बच्चों को पेरेंट्स की इनकम नहीं पता होती। करेक्ट। मेरे को इसकी डेफिनेशन कभी समझ में नहीं आई कि छुपाने वाली कौन सी बात। अब आप बोलेंगे चर्चा करने वाली क्या बात है। मैं आपको बताता हूँ चर्चा करने वाली क्यों बात है। सबसे पहले इसमें चीज़ जो डेवलप होती है वो होती है ट्रांसपेरेंसी। ये हमारी इनकम है, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं और ये हमारी सेविंग है। जब आप एक परिवार में हैं और आपका बच्चा है और आपको ये दिखना चाहिए कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो ये इस परिस्थिति में आएगा, तो मेरा काम है इसको समझाना और ये बताना, बिना ये जताए कि हम गरीब हैं कि अमीर हैं कि मिडिल क्लास हैं, पर ये हमारी आय है, ये हमारे खर्चे हैं, ये हमारी सेविंग है। मान लीजिए कहीं हम कुछ खरीदना चाह रहे हैं, कोई बड़ा ज़मीन, गाड़ी, तो आप अपने बच्चे को उस प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं कि हमें किस बेसिस पे गाड़ी खरीदनी चाहिए, हमें ये ज़मीन क्यों खरीदनी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है। भले ही वो 10वीं क्लास में, इंक्लूसिविटी फील होती है।
तब आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनने की चाहत पैदा होती है। तब आप परिस्थितियों और सिचुएशन से घबराते नहीं तो अमूमन आप देखेंगे शादी के बाद लड़कियां बोलती रहेंगी घर खरीदने के लिए और लड़के उससे बचते रहते हैं। करेक्ट? बचना क्यों है? हम मुद्दे की बात करेंगे कि कैसे होगा। चलो आ जाओ, पेन पेपर लाओ और बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। करेक्ट? तो द डिसीजन मेकिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, बट वेयर इंडियंस आर मिजरेबली फेलिंग। कल पे टाल देना, देखते हैं, बताते हैं, बात करते हैं, इन तीनों बातों को बोलने के बाद क्या बदल जाएगा? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो एकेडमिकली बहुत खतरनाक है पर लाइफ अप्रोच वाइज पैथेटिक, और मैं ऐसे भी बहुत लोगों को जानता हूं जिनके नंबर बहुत अच्छे नहीं पर जीवन शैली जो है वो बहुत अलग लेवल पर। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि नंबरों के आधार पर आप इन चीजों को नहीं आंक सकते। तो डिसीजन मेकिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। जब आप फैसला लेते हैं और आप फेल करते हैं तो आप ये एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या चीज नहीं देखी मैंने, और जब आप उस फैसले को लेके सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अगले फैसले के लिए तैयार रहते हैं। ओके, तब आप डरते नहीं हैं। तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव्स और फिर वो कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाती है। सर ऐसा लग रहा है कि एग्जाम्स, सोसाइटी एग्जाम्स को क्या हमने अंडर वैल्यू कर दिया क्या हमारी बातों से? बिल्कुल भी नहीं। बदलते हुए समय के साथ शिक्षा प्रणाली बदल नहीं रही। हम उसी प्रोसेस में हैं जिस प्रोसेस में 20 साल 30 साल पहले थे। उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो जब उससे फायदा नहीं हो रहा तो सवाल तो उठाओगे। प्रॉब्लम क्या है ना सर कि जब आप सवाल उठाते हैं तब आप तुरंत रिबेल हो जाते हैं, असंवेदनशील हो जाते हैं, सामाजिक मुख्य धारा में नहीं आते। करेक्ट। और आप किसके बिहाफ पे बात कर रहे हो? आप सोसाइटी के बिहाफ पे बात कर रहे हो, आप करेक्शन की बात कर रहे हो। इट्स द utmost responsibility of the institutions is to make the student more sensitive, parallel to good academic student, but make them more empathetic. ये सारी जिम्मेदारी सिस्टम के अंदर की है। स्कूल ने सिखाया, घर पे गए, आपने देखा कि वहाँ पे कचड़े के लिए लड़ाई हो रही है, तो आपने डाउट हो गया कि टीचर ने जो सिखाया वो क्या सिखाया? उन्होंने गलत सिखाया। तो जब क्योंकि इतना स्ट्रेस प्रिवेल कर रहा है, इतना अब पहले स्टूडेंट्स में कंपटीशन हुआ करता था, फिर कंपटीशन दो बगल वाले फ्लैट्स में हुआ, अब सोसाइटी में, और अब तो इनविजिबल कंपटीशन है। इनविजिबल मतलब सोशल मीडिया, जिनको आप जानते भी नहीं है उनके साथ है, वो आपका कॉम्पिटिटर, उसे खुद नहीं पता कि आप उसे कॉम्पिटिटर मान रहे हैं। लोग घरों में बैठ के जबरदस्ती आपको गाली दे रहे हैं। अगर आप थोड़ा भी अच्छा कर रहे हो तो अपने मन में जबरदस्ती वो अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है? ये जो आपका कॉम्पिटिटिव माइंडसेट आपने डेवलप किया, उसके साथ क्या डेवलप हुआ? ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, कंपैरिजन, ये सब वहीं से आ रहा है। अगर आपने सिर्फ ये फोकस किया होता कि मुझे कल से बेहतर परफॉर्म करना है, आपको कोई नहीं दिखता। ऐसा कभी सुना है आपने कि कोई आपसे मीठा बोल के बात कर रहा है और आपके मन में ये बात आ जाए कि यार मुझे भी ऐसा बोलना है? नहीं आएगा। अगर उसने एक गाड़ी खरीद ली है तो आपको रोज चैन नहीं है कि यार मैं अगली गाड़ी तो मैं ही खरीदूंगा। अगर आपने आपने एक फ्लैट खरीदा मान लीजिए, और मान लीजिए वो आपने 1 करोड़ का घर खरीदा, तो जब तक आपके चाचा के लड़के का घर नहीं हो जाएगा, और जिस दिन वो घर होगा उस दिन आपको फोन आएगा और आपको जो छोटी मानसिकता होती है वो समझ में आएगी। ये कहाँ से आई? ये आपने मुख्य धारा से ही सीखी ना। शिक्षित होते तो ऐसा होते क्या? तो ये सब आप देख रहे हो, लेकिन सब के सब शुतुरमुर्ग बन के सर दबा रखा है रेत में कि भाई कोई देख नहीं रहा है, सब बहुत बढ़िया है। और नुकसान किसका हो रहा है? आपका। सर हम इसको अगर हम नैरो डाउन करें, एक बंदे को दोनों चीज चाहिए, एजुकेशन एक्सेलेंस एंड लाइफ चेंजिंग एक्सेलेंस एज वेल, skills. How can someone strike a balance between them? It is only possible through a proper communication between the institution and the family. Okay. Parents has to take the responsibility of the development of a child as a great human being. An institution has to take a great responsibility of developing the IQ. तो इंस्टीट्यूशन का काम है कि बच्चे को उस सोसाइटी में उस जगह पर कैसे पहुंचाएं ताकि वो मुख्य धारा का हिस्सा बने, और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं अपने बच्चे को कैसे बनाऊं कि उस मुख्य धारा में पहुंचने के बाद वो बेहतर इंसान बने। करेक्ट। तो एक हो गया शिक्षित करना और एक होता है बेहतर इंसान बनाना। Who do you think is responsible to have a shift in the society? Is it individual like you and me, parents, schools, teacher or institution?
द पीपल हु आर इन पावर। ओके, हाउ? आपके चीखने चिल्लाने से क्या बदलेगा? करेक्ट। मैं सोसाइटल चेंज की बात कर रहा हूँ। अगर एक बहुत बड़े स्तर पे परिवर्तन लाना है, दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू पावर। ओके, तो अगर पावर में बैठा हुआ आदमी शिक्षित है, समझदार है और उसको इसकी इम्पोर्टेंस पता है कि व्हाट इज द पावर ऑफ एजुकेशन, तो उस तरह के रिफॉर्म, उस तरह के चेंजेस लेकर आएगा। करेक्ट। ये पावर से ही पॉसिबल है। पर इसका ये मतलब नहीं, अब आप मुझे एक बात बताइए, आपका बच्चा आगे चल के आपके साथ कैसा व्यवहार करे, क्या इसके लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि हाँ, हाउ शुड आई सेफगार्ड माय इंटरेस्ट, and how will I safeguard my interest? When I give a proper upbringing and nurturing to my child. Because I will give my child to the society if a child excel in life and become something else. तो जब बच्चा बहुत अलग लेवल पर पहुंच जाता है तो वो सिर्फ आपका नहीं रह जाता, फिर वो समाज का हो जाता है। मोदी जी अपनी माँ के नहीं है, मोदी जी समाज के हैं। शाहरुख खान सिर्फ अपने परिवार का नहीं है, समाज का है। तो जब आपका नाम आपसे बड़ा हो जाए, जब तक आपका नाम है तब तक आपका परिवार है। जब आपका नाम आपसे बड़ा हो जाए तो आप सिर्फ परिवार के नहीं होते, फिर आप समाज के भी होते हैं। तो ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सी देयर फ्यूचर, कि हम अपना भविष्य किधर लेके जा रहे हैं। पर अगर आपको बड़े पैमाने पे परिवर्तन लाना है तो दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू पावर। Okay. So we'll come down to the last question. In a nutshell, if one wants to live a very effective and efficient life, what should they do? What should be the learning? मन में पैदा होने वाले किसी भी भ्रम को हवा ना दें और सवाल पूछें। अच्छा। अपने मन में दो तरफा कम्युनिकेशन कभी ना करें। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ये सामने वाला क्या बोलेगा, सामने वाला क्या बोलेगा वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सामने वाला जब बोलेगा वो हम सुनेंगे, पर अपने मन में किसी भी भ्रम को पलने की जगह ना दें। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलप द एबिलिटी टू क्वेश्चन। ये हर पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं मैं ये बोलता हूँ, डेवलप द एबिलिटी टू क्वेश्चन। झगड़ा मत करिए पर सवाल पूछिए। सवाल पूछेंगे आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो फैसला लेने की क्षमता बढ़ेगी। जब फैसला लेने की क्षमता बढ़ेगी तो जीवन सही दिखाई देगा, और जब जीवन सही दिखाई देता है तो करेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. We had a wonderful time, and I hope our audience has been benefited by our conversation. और शायद आप अब सवाल पूछेंगे, क्योंकि लाइफ चेंज करना आपके हाथ में। अगर बदलाव चाहिए तो बोलना पड़ेगा, इसलिए तू बोल।